हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और मैं एकदम गारंटी कह सकती हूँ कि अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो वो यहीं से आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही लिए हैं। मैंने उस टॉपिक पे मैं गई नहीं हूँ जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने वो टॉपिक लिए जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं और मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बताती चलूँगी। आप लोग एक बार रफ कॉपी में नोट डाउन कर लेना। काफ़ी ट्रिक्स वगैरह भी है, कुछ याद करने की जो ट्रिक होती है वो भी बता दूँगी ताकि वो लोग आप भी अच्छे से वो सब याद कर सकें और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी मेनली वहीं से है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा इनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मोर देन वन। अब देखो मैं एक बार ग्रोथ को डिफाइन कर देती हूँ क्या है। जैसे ग्रोथ होती है, ग्रोथ ना लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। ग्रोथ लिविंग में तो होती है, हम लोग तो लिविंग है, हम में तो ग्रोथ हो ही रही है, प्लस में नॉन लिविंग में भी होती है। अब नॉन लिविंग में आप लोग पूछेंगे कि कैसे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो सब पे फॉलो हो वो रूल। बट अब देखो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं कहते क्योंकि ग्रोथ जो है ना वो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी हो रही है। अब पूछो कैसे? अब आपको मैं बताती हूँ ऐसे। एग्जाम्पल के लिए आप कहीं मिट्टी का ढेर रख दो, ऐसे ऐसे मिट्टी का ढेर रख दो, ये मिट्टी का ढेर है। कुछ दिन बाद आकर आप देखो तो ये मिट्टी का ढेर ना कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन इतना बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। तो क्या मतलब है? यहाँ पे बहुत सारा मास इकट्ठा हो रहा है, तो क्या मतलब है? इसकी ग्रोथ हो रही है। बताओ क्या इसकी ग्रोथ हो रही है? ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जब कहते हैं ना, जब वो ग्रोथ मतलब नॉन लिविंग में भी हो रही हो लेकिन कहाँ, इनसाइड हो रही हो। जैसे हम लोग हैं, हम लोग ग्रोथ करते तो वो इनसाइड करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बस बॉडी बड़ी हो रही है बाकी हमारा कोई अंदर कोई ग्रोथ नहीं चल रहा, हमारी सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ग्रोथ जो है ना वो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी हो रही है, तो इसीलिए हम उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दूसरी बात करते हैं, चलो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब रिप्रोडक्शन का क्या है कि रिप्रोडक्शन मैमल्स करते हैं, ह्यूमन करते हैं, है ना। मैमल्स करते हैं, ऑब्वियसली मैमल्स ही ह्यूमन है, ह्यूमन करते हैं मेनली। चलो और सारे एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन इसके भी कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एक्सेप्शन है जो कि नहीं करते। जैसे इनफर्टाइल कपल, वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते, तभी तो इनफर्टाइल है। वर्कर भी, वो भी नहीं करती, ये आपने पढ़ाई होगा क्लास 12th में, इसका पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट है। म्यूल, ये भी नहीं करते। तो फिर मैमल्स है ना, ये मैमल्स नहीं, ऑब्वियसली ये तो मैमल्स है, ये भी मैमल्स है, फिर भी ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते। क्यों? रिप्रोडक्शन का एक एक्सेप्शन है ये। तो इनफर्टाइल कपल की बात करते हैं, तो इनके लिए हम कराते हैं IVF, इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब जो इन विवो फर्टिलाइजेशन है ना वो नॉन लिविंग में होती है, मतलब हम बॉडी के बाहर कराते हैं रिएक्शन, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन पे। लेकिन इसकी जो रिएक्शंस होती है ना, अंदर जो रिएक्शन चल रही होती है टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो होता है उसमें जो रिएक्शन चल रही होती है ना वो लिविंग होती है। लेकिन हम करा तो नॉन लिविंग में रहे हैं ना, लेकिन रिएक्शन तो लिविंग है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कोई प्रोडक्ट टूट रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिख देती हूँ, चलो कोई प्रोडक्ट टूट रहा है, जैसे NH3 है तो वो टूट रहा है N2 + 3H2, है ना। अब देखो इसी का उल्टा कर दो, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कुछ बन रहा है, N2 + 3H2 गिव्स NH3। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये रिएक्शन लिख के आ जाए, नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया सिर्फ समझाने के लिए कि कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई चीज़ टूटना, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई चीज़ बनना। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आई नो राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, बट आप लोग मैनेज कर लो क्योंकि अभी मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको अच्छे से लिख के बता सकूँ स्लाइड बाय स्लाइड। अब जितना हो पा रहा है मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं आगे और भी ज़्यादा इससे अच्छा ही कर सकूँ, इससे कम तो नहीं जाऊँगी, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो
फटाफट अपने क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो क्वेश्चन है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रोथ क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, लेकिन मेटाबॉलिज्म ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर जाएगा मोर देन वन। अगर इसका आपको पीडीएफ सॉरी तो इसका आंसर जाएगा मोर देन वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ट्रू रीजनरेशन। तो बात करते हैं प्लेनेरिया की बात करते हैं। प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, अमीबा, ईस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ किसमें क्या क्या होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी समझने का टाइम गया। ईस्ट में होती है फ्रेगमेंटेशन, अमीबा में होता है, अमीबा में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ना वो सिनोनियम है। कैसे? ये अमीबा है हमारा, ठीक है, कुछ भी बना देती हूँ मैं भी ऐसी। अमीबा में ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनियम्स है, मतलब कि अगर ग्रोथ भी हो रही है तो भी हम उसको रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ग्रोथ कह सकते हैं, मतलब ये दोनों बराबर है अमीबा में, ऐसा, ठीक है। प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस में भी फ्रेगमेंटेशन ही हो रही है। ये सारे जो है ना ये मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ऑल मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन एक कैपेसिटी होती है जिसमें कोई कटा हुआ पार्ट भी अपने आप को मतलब रीजनरेट कर लेता है, मतलब रीजनरेशन करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है, तो उसको कहते हैं ट्रू रीजनरेशन, जो कि प्लेनेरिया शो करता है। आपने इसका एग्जांपल बहुत टाइम से पढ़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं होगा, ये तो सबको पता ही होगा मेनली। खैर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, अगर नहीं भी पता है तो। ये क्वेश्चन आपको देखते ही जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नेवर टेक प्लेस। कौन सा इसमें रिप्रोडक्शन नहीं करता है? फर्टाइल, देखो ध्यान से पढ़ना, फर्टाइल ह्यूमन, वर्कर बी, म्यूल, बोथ 2 and 3। वर्कर बी का मैंने आपको बता दिया, म्यूल का भी बता दिया। अब फर्टाइल ह्यूमन का देख लो भाई। इनफर्टाइल जो नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन, फर्टाइल मतलब वो फर्टाइल है, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो आंसर विल बी फोर्थ। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं दोबारा नहीं करूंगी, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। इवन ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग, अब डिफाइनिंग फीचर की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग फीचर की कैरेक्टरिस्टिक बताओ आप। एक तो ग्रोथ होनी चाहिए इनसाइड, सेलुलरिटी मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि हमें है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा हुआ कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किधर से स्टार्ट हुआ था। कॉन्शियसनेस जो कि हम में है, मैमल्स में है, सारे एनिमल्स में भी होती है बट एज कम्पेयर टू हमारे में, जैसे कि ह्यूमंस में ज़्यादा होती है, तो ह्यूमंस के लिए है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या है? ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। बट व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिट बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है मैंने बता दिया है, अब तुम ये बताओ इसका आंसर। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड से होगी तो वो तो एनिमल्स हो गए। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, दोनों बात ही एक ही है। नन ऑफ द अबव, ये तो होगा भी नहीं क्योंकि एक आंसर तो है ही। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, अब देखो तुम, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, एक तो वो इन विट्रो रिएक्शन है मतलब आईवीएफ, इन विवो नहीं, लिविंग रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि हम कराते तो नॉन लिविंग में है, बट इसकी जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, जो रिएक्शन हो रही है वो लिविंग है, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, तो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन जो है वो लिविंग है, तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मिनिमम कॉमन कैरेक्टर। देखो इसका ना पूरा एक टेबल है, मैं आपको याद करा दूंगी, ठीक है, पूरा एक टेबल है इसका। तो चलो उस टेबल पे ही मैं आपको पहले ले चलती हूँ, बाद में क्या ले जाना। 7th क्वेश्चन पे याद रखना आप लोग। खैर मुझे याद रखने की जरूरत है क्योंकि आप लोग लाइव में थोड़ी ना मुझे बता पाओगे। चलो देखो मैं आपके लिए पूरा एनसीईआरटी का टेबल भी लाई हूँ। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। मैं आपको ये टेबल याद करा सकती हूँ। एक ट्रिक है, मैं जैसे याद रखती हूँ मैं आपको वैसे बता रही हूँ। जैसे कि एक फैमिली है, कौन है, एक फैमिली है, जिस फैमिली में सागर और गंगा रहते हैं, तो इनकी फैमिली को जाना जाता है एसजी फैमिली के नाम से। कौन सी फैमिली, एसजी फैमिली के नाम से। तो आपने ये तो याद रख लिया एसजी फैमिली। अब ये लोग ना किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने, रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने गए हैं, ठीक है। तो वहाँ तो ये ऑर्डर करेंगे क्योंकि हाई क्लास फैमिली है, तो ये तो ऑर्डर करेंगे अपना क्लास दिखाने के लिए, मतलब ये हाई क्लास है तो ऑब्वियसली बात है कि लोग ऑर्डर करेंगे अपना क्लास दिखाने के लिए। तो चलो अब इसको हम बनाते हैं टोटल एसजी फैमिली, यहाँ तक तो बन गया। इन्होंने ऑर्डर किया कुछ अपना क्लास दिखाने के लिए, ऑर्डर क्लास। अब तुम लोग ये जो है ना ये याद कर लो, पीके के नाम से याद कर लो, मेनली जो पीके मूवी है उसके नाम से याद कर लो कि एसजी फैमिली ऑर्डर क्लास पीके। तो एसजी से हो गया स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। तो अब देखो जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे ना तो कॉमन कैरेक्टर जो होंगे ना वो डिक्रीज करेंगे, क्योंकि स्पीशीज है फिर जीनस है, तो इन लोगों के जो आपस में कॉमन कैरेक्टर होंगे ना वो काफ़ी बहुत ज़्यादा होंगे, सिमिलर कैरेक्टर होंगे, बट यहाँ से यहाँ तक जाने में कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है मेनली, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब 7th क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मिनिमम कॉमन कैरेक्टर। अब बताओ, तो मैं आपको लिख देती हूँ एसजी फैमिली ऑर्डर क्लास पीके। तो सबसे ज़्यादा मैंने बोला कि ऊपर जब जा जाएंगे तो हमारे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे, तो पीके ऊपर आ रहा है यानी किंगडम, तो आंसर जाएगा किंगडम। अगर इसने क्वेश्चन ने ये पूछा होता कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर किधर होंगे तो हमारा जाएगा आंसर स्पीशीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। अब स्पीशीज से हम किंगडम जाएंगे, एस से किंगडम तक जाएंगे तो हमारे कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, विल डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, मेन इंक्रीज और डिक्रीज। तो आंसर विल बी विल डिक्रीज, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मुसिटेई। अब देखो इसका भी पूरा टेबल है, अगर चलो टेबल ही करा देते, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, क्योंकि मुझे तो कराना ही है ना, मैं लेकर आई हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे तो कराना ही है। आप लोगों को आई होप क्लियर हो रहा हो। देखो ये हमारे कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम जो कि साइंटिफिक नेम है, जीनस मतलब ये स्पीशीज है मेनली, ठीक है, स्पीशीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर आता है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो मैन है, तो मैन को हम कहते हैं होमोसेपियंस, ये आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं हम होमोसेपियंस। तो अब जीनस क्या हुआ इसका, जीनस हुआ इसका होमो, ठीक है। और फैमिली के लिए हम लगाते हैं ए ई, तो जीनस हो गया होमो, तो फैमिली में लगा देंगे ए ई, होमिनिडेई। इसके बाद ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, क्लास हो गया मेमेलिया, मेमेलिया इसकी क्लास है, और किंगडम की बात करें तो ये है हमारा कॉर्डेटा, ठीक है। हाउस फ्लाई की बात करेंगे, हाउस फ्लाई में बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस इसकी मस्का है, स्पेसिफिक एपिथेट अगर कोई पूछ ले तो वो सेपियंस हो जाएगा, यहाँ पे डोमेस्टिका हो जाएगा, यहाँ पे इंडिका हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइटिकम एस्टिवम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर
स्पेसिफिक एपिथेट पूछ ले तब, अदरवाइज नहीं। तो इसमें जीनस जो है वो तो मस्का है, फैमिली मुथिडेई हो गई, ऑर्डर डिप्टेरा हो गया, क्लास इंसेक्टा हो गई और फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया। अब मैंगो की बात करेंगे। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, तो जीनस हो गया मैंजीफेरा, फैमिली होगी एनाकार्डिसेई, एनाकार्डिसेई, ऑर्डर हो गया सेपिनिडेल्स, क्लास होगी डाइकॉट, फाइलम हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ही फ्रूट फ्लावर वगैरह होते हैं, तो आप इसे देखते ही किंगडम कह सकते हो, एंजियोस्पर्म। अब वीट की बात करते हैं। वीट आपको पता है मोनोकॉट है, तो आप यहाँ से याद कर लो, इसका क्लास मोनोकॉट हो गया। वीट खुद एक फसल टाइप की वो है, तो इसको कहेंगे हम एंजियोस्पर्म। अब इसकी जो ऑर्डर है पोएल्स, फैमिली में ए ही लगाएंगे, पोएसी। वीट का साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम और जीनस हो गया ट्राइटिकम। तो आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए। और आपको नेमिंग वगैरह भी मैं बता दूंगी कैसे करनी है, वो भी हम आएंगे क्वेश्चन पे तो बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली मुथिडेई का इसने पूछा था, तो ग्रास ऑफर्स, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई। आंसर विल बी हाउस फ्लाई, मैंने करा दिया है। सेलेक्ट दी करेक्ट written scientific name of mango which was first described by Linnaeus। तो इस क्वेश्चन से एक तो ये चीज़ पता चलेगी कि जो नेमिंग का बायोलॉजिकल नेमिंग था ना, वो लिनायस ने दिया था, ये यहाँ से पता लग गया। अब नेमिंग कैसे करते हैं वो देखो। मैंगो की नेमिंग करनी है, हमने नेमिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी मेनली, पहले तो ये देखना चाहिए हमें। नेमिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हर एक चीज़ की वैरायटी होती है, तो अगर उसका कॉमन नेम, सबका कॉमन नेम अलग अलग होता है। जैसे आप हो, आपका नेम घर में चिल्टू, पिंकी, कुछ भी रख देते हैं भाई, घर में जिसका मन जो बुला लेता है। लेकिन स्कूल में एक नाम तो रखा जाता है ना, जिस नाम से आपको सब लोग जाने। तो वही इसका भी है कि हर एक स्पीशीज़ का यहाँ पे नाम रखा गया इसलिए कि सब लोग उसको उस नेम से जाने, साइंटिफिक नेम से। हालांकि हर जगह सबके नाम अलग अलग है, बट साइंटिफिक नेम है कि अगर आप मैंगो को कहीं मैंगो जाके बोले तो क्या पता कोई ना पहचान पाए, बट आपको उसको बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका तो कोई भी पहचान लेगा, क्योंकि वो उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो अब ये करते कहते हैं, जो पहला वर्ड है ना, वो हमारा दिखाता है जीनस को, और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट, तो इसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था लिनायस ने, और हम उसके बाद लिखते हैं साइंटिस्ट का नेम। तो इसका करेक्ट नेम होगा मैंजीफेरा इंडिका, साइंटिस्ट का नाम लिनायस, तो ऑप्शन विल बी 2। और स्पेलिंग आप एक बार देख लेना। प्राइमेटा टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट देखने की जरूरत है। ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम। आंसर विल बी ऑर्डर, तो आंसर विल बी 4th। आगे बढ़ते हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर बताओ। इंक्रीज इन मास, डिक्रीज इन नंबर, नहीं। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, यस। मास भी इंक्रीज करना और उसकी प्रोजेनी भी बढ़ना, ये हमारे ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, तो आंसर विल बी 2। ICBN, सॉरी यार, एक टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे ICZN लिखना था मुझे, कोई बात नहीं, ये आप देख लेना एक बार NCERT में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय, आंसर विल बी लिनायस, ये आपको मैंने बताया था। इंटरनेशनल का इसका ICBN का फुल फॉर्म बता दो। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल गार्डन। ICZN का फुल फॉर्म बता दो। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, गार्डन नहीं था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेचर, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैंने बता दिया, ये टेबल भी मैंने आपको याद करना बता दिया है।
एंड ये वाला टेबल भी बता दिया है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे, देखो हाईलाइट कर दिया है क्योंकि मैं जब हाईलाइट करती हूँ तो वो मिट जाता है, तो आप एक बार ये वाला ज़रूर पढ़ लेना। मैं आपको ये इसका जो PDF है ना वो टेलीग्राम पे सिंप्लीफाइड बायोलॉजी पे दे दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप ये टेलीग्राम का से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। हाईलाइट येलो से नहीं करेंगे अपन, रेड कलर कर लूँ, चलो ये वाला कलर कर लेते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ये लैंग्वेज है कि जो बायोलॉजिकल नेम को लैटिन से लिया गया है और इसे लिखते हैं हम इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इनका जो ओरिजिन है वो मतलब लैटिन से लिया गया है जनरली, बट इसे लिखते हम इटैलिक्स में है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करता है जीनस, एंड सेकंड कंपोनेंट जो है वो बताता है स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब इन बायोलॉजिकल नेम को हम हाथ से लिखेंगे तब इसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे और इंडिकेट करेंगे कि इसका जो ओरिजिन है ना वो लैटिन है। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट, अगर फर्स्ट वर्ड जीनस है तो स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से, एंड स्पेसिफिक एपिथेट वाला जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, जैसे मैंजीफेरा में M जो है वो कैपिटल लेटर से है, इंडिका जो है वो स्मॉल लेटर से है। मैंजीफेरा जीनस बता रहा है, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट बता रहा है। और हाँ, अब लिखेंगे नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ही हम ऑथर का नेम लिखेंगे। आगे करते थे, नेम लिखेंगे हम ऑथर का स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, मतलब बायोलॉजिकल नेम के एंड में। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, मैंजीफेरा इंडिका लिनायस। इट इंडिकेट, तो ये इंडिकेट करता है क्या कि ये जो स्पीशीज़ है ना इसको किसके द्वारा डिस्क्राइब है, लिनायस द्वारा। तो देखो इसी के साथ आपका NCERT जो होता है वो होता है ख़त्म। और आप लोग एक बार इन क्वेश्चन को ना दोबारा कर लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूरे क्लियर कर लेना अपने आप अच्छे से, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं वहाँ आपको रिस्पॉन्स भी करती हूँ, सारे कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, और मैं आगे भी करती रहूँगी। और अगर आपको ऐसे और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो एक हमारा टेस्ट सीरीज़ है, 1 मिनट, रोड मैप 2.0, ठीक है। इसमें आपको 17 FST है, पेंसिल से लिख लेते हैं यार, 17 FST है, 6 ईयर के PYQ हैं। भाई बहुत है इतने क्वेश्चन, इतना भी कर लो ना एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, एक चीज़ भी नहीं छूटेंगी। समझ आ रही है बात आपको मैं क्या कह रही हूँ। 17 FST है, 6 PYQ, और क्या चाहिए, इतना भी कर लो तो भी बहुत है। और बायोलॉजी तो मैं करा ही रही हूँ, और अगर कोई भी चैप्टर और चाहिए, दूसरे चैप्टर चाहिए बताओ। नेक्स्ट वीडियो हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आएगी, और जब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। वैसे अब तो हर एक रोज़ वीडियो आ रही है रिकॉर्ड करके, तो मैं प्रतिदिन भेजती हूँ, बट हाँ आप लोग रोज़ की रोज़ रिवाइज किया करो और अपने कमेंट सेक्शन में ना कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ आगे कैसे उसे सुधारनी है, ठीक है। तो जब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि अब लिविंग वर्ल्ड हो चुका है ख़त्म। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।